हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स की एक फॉर्मूला है जो कि लेंस और दर्पण दोनों में बहुत बार 10वीं क्लास में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है। इस सूत्र को आज हम लोग इसलिए सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा बोलते रहते हैं कि सर हमको ये वाला फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले को जो दिखा दे रहा है कि ऑर्थोगोनल में सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से हमने एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण क्या है? देखिए दोस्त, तो आप नहीं पढ़े होंगे किसी सर के यहाँ तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। फ्रेंड्स, अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण जो है एक गोलीय दर्पण है। क्या है दोस्त? एक गोलीय दर्पण। देखिए दोस्त, हम इसमें ज़्यादा बेसिक पॉइंट को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ये फॉर्मूला किसी भी हाल में समझा दें। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी दर्पण के बारे में और कुछ जानते होंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ये गारंटी है। तो आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके ऊपरी हुई सतह पर तो कलाई की हुई रहती है और प्रकाश का पतन जो है दबी हुई सतह से यानी कि धंसी हुई सतह से होती है। सुनिए, आइए हम इसको एक चित्र बनाकर आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये मेरा कोई अवतल दर्पण है। हालांकि अभी दर्पण नहीं बना, ये हाथ होगा आपसे ऊपरी हिस्सा पड़ेगा। किसका पकड़ना है? ऊपरी हिस्सा पकड़ना है। चलिए दोस्त, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो मिड पॉइंट है, एकदम बीच का पॉइंट है, वो कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है दोस्त? ध्रुव। और ध्रुव को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, पी से। और अवतल दर्पण चूंकि अवतल दर्पण जो है एक गोलीय दर्पण का भाग है, एक गोलीय दर्पण का हिस्सा है। तो जब एक गोलीय दर्पण होगा, जब ये गोलीय होगा तो गोले का तो केंद्र होता है। क्योंकि इस गोले को बनाने के लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक केंद्र को फिक्स किए होंगे। उस केंद्र को मानते हैं यहाँ पर है, तो बोला केंद्र ये उसका क्या है? केंद्र है। और गोलीय दर्पण का केंद्र ही किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र का होता है। गोलीय दर्पण का केंद्र ही किसी भी दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। वक्रता केंद्र करते हैं इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, और हम लोग इस वक्रता केंद्र और ध्रुवीय को मिला दें। इस वक्रता केंद्र और ध्रुवीय को मिला दें तो हमको एक रेखा मिलती है CP। हमें क्या मिलती है? रेखा मिलती है CP। हम इसको मिलाकर आपको बताते हैं। चलिए, हमें एक रेखा मिलेगी CP। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्या है? रेखा हो गया CP। इस CP रेखा का नाम देते हैं, यहाँ पे एक अनंत बिंदु क्या है? वो क्या है? अनंत बिंदु है। वो क्या है? अनंत बिंदु है। आप चाहे तो इस रेखा को और आगे बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ होता है वहाँ तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फ्री नहीं बनेगा। वो क्या है? मान लीजिए वो क्या है? अनंत बिंदु है। और सुनिए, किसी भी दर्पण में जो सी होती है वो क्या होती है? वक्रता केंद्र होती है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच में होता है फोकस। क्या होती है? फोकस। आप लोग इस फॉर्मूले को सिद्ध किए होंगे कि F इक्वल टू R/2। ये फोकस दूरी है। छोटा क्या होता है? फोकस दूरी। और R क्या होता है? ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम 12R से जोड़ करते हैं। ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसे हम लोग बड़े R से जोड़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि F क्या है? F क्या है? F है फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। फोकस कहाँ होगी? तो फोकस दूरी होती है ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में। कहाँ होती है? ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में होती है फोकस। और इस फोकस से
ध्रुव तक दूरी कहलाता है फोकस दूरी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फोकस दूरी कहलाता है। आइए आप इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि जब आर निकालिएगा बटन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आर बन जाए आर इक्वल टू 2 लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कर्तक त्रिज्या जो है फोकस दूरी क्या है? दुगुना है। इसका अर्थ है कि फोकस जो होगा क्या होगा? इसके बीच में होगा, क्योंकि ध्रुव पृष्ठ से फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी जो है इससे क्या है? आधा है। आर क्या है? आर का आधा है, सॉरी हाँ आर का आधा है, और आर का आधा है, सी से पी तक दूरी है तो इसके आधा में तो होगा फोकस। तो कर सकते हैं कि आर का होता है 2f के बराबर होता है। आइए जो अंदर क्या फोकस हो गई, और इस फोकस से हमें चूंकि इस फॉर्मूले को सिद्ध करना है, इस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए आपको एक बीम लेनी होगी, एक वस्तु लेनी होगी, और उस वस्तु का हम लोग उस वस्तु को रखेंगे अनंत और सी के बीच, अनंत और वक्रता सी के बीच रखेंगे। चलिए हम अनंत और वक्रता सी के बीच एक बीम रख देते हैं। यह कोई बीम है जो क्या है? अनंत और वक्रता सी के बीच में है। इसका नाम दे दीजिए ए और बी। ए भी क्या है? बीम है जो अनंत और वक्रता सी के बीच में है। अब किसी भी बीम का प्रतिबिंब दर्पण में या लेंस में कब बनेगा? दर्पण में कब बनेगा? किसी बीम का प्रतिबिंब दर्पण में कब बनेगा? तो जब तक ले किसी बीम से दो प्रकाश किरण नहीं निकलेगी तब तक ले आप उस चित्र को आप लोग नहीं बना सकते हैं, नहीं ड्राइंग कर सकते हैं। और भी कब? जब किसी भी बीम से यानी कि बीम का तो वस्तु से दो प्रकाश किरण निकलती है। कितने निकलेगी? दो, और अलग अलग माध्यम में दो प्रकाश किरण अलग अलग दिशा में निकल करके और दर्पण से परावर्तित होती है। दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर दो जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है, इंसेक्ट करती है, उसी बिंदु पर जब हम एक लंब रेखा खींचते हैं तो वही बन जाता है दर्पण का प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, ये भी आपको बताएंगे। तो इससे हम एक प्रकाश किरण लेते हैं दर्पण के प्रधान अक्ष OCP के समानांतर। आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि OCP क्या है? दर्पण की प्रधान अक्ष है। P क्या है? पोल है, यानी कहे तो पोल कहे तो ध्रुव है। F क्या है? फोकस है। C क्या है? वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, यानी कि रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और C से P तक दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या है? अनंत बिंदु है। आइए हम लोग यहाँ से दो प्रकाश किरण निकालेंगे। एक तो इस OCP के समानांतर जो प्रधान अक्ष है इसके समानांतर निकालेंगे, और दूसरी किरण निकालेंगे हम लोग कहाँ से? इस C से। C का तो वक्रता केंद्र C से। आपको इस बात का ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रकाश किरण इस OCP के समानांतर देते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए कहाँ से मिल रहा है। हमने किसके समानांतर भेज रहे हैं दोस्त? हम लोग यहाँ पे OCP के समानांतर AM को प्रकाश में भेजे हैं, जो दर्पण के M बिंदु पर जाकर पड़ा है। कहाँ पर है? दर्पण के M बिंदु पर जाकर पड़ा है। और यहाँ से परावर्तन होने के बाद ये रूल है, आपको याद रखनी है कि अगर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में, अवतल या फिर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष OCP क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, और इसके समानांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से। हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से निकला है, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? वो फोकस से होकर गुजरेगा, यानी फोकस से गुजरा दीजिए इसको, यहाँ से गुजरेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर के निकल जाएगा। हमने इसको बना दिया, ये फोकस होकर निकल। अब देखिए एक प्रकाश किरण, अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ भेजेगा? दूसरी प्रकाश किरण अब भेजेंगे, दूसरे किरण भेजेंगे आप लोग वक्रता केंद्र C से भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे? वक्रता केंद्र C से भेजेंगे। थोड़ा सा दर्पण बड़ा किए हैं। आपको कुछ बात का ध्यान रखना है कि कब किस स्थिति में कहाँ से गुजरती है। अगर कोई प्रकाश किरण, एक बार ध्यान सुन लीजिए,
अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के प्रधानाक्ष OCP के समानांतर चलती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। और अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से आया है, किरण पड़ा है और दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इसी पथ पर वापस लौट गया है। और अगर कोई प्रकाश किरण किससे गुजर रहा है, मुख्य फोकस पर जाता है। कहाँ से हो जाता है, तो मुख्य फोकस से जाने के बाद मुख्य फोकस से जाने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रधानाक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रधानाक्ष के समानांतर रहती है। इस तरह से इस प्रधानाक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आपको इस तीनों बात का रखना है। और आप समझ में नहीं है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, आपको ध्यान रखना है एक बात, क्या बात ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रकाश किरणें AM और मान लीजिए AM और AM परावर्तन के बाद कहाँ मिला है, तो आपको आप अनुसार यहाँ मिला हुआ है, इस पॉइंट मिला हुआ है। इस पॉइंट को आप मुख्य अक्ष या प्रधान से ज्वाइन कर लीजिए, मिला दीजिए। इस पॉइंट को आप किसको, जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिली हुई है, एक दूसरे से उसको प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष का कर देंगे, इसको मिला देंगे। चलिए अब इसको प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। मिला दिए, मिलाने के बाद यहाँ पे एक चित्र तैयार हो गया। एक यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब तैयार हो गया, जिसका नाम दीजिए आप A', B'। अब देख रहा है कि प्रतिबिंब नीचे बना हुआ, प्रतिबिंब क्या नीचे बना हुआ है। अगर कोई प्रतिबिंब इस प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा होता है, ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। नीचे बना था होगा उल्टा हो गया, दिखा दे इसका मूल ऊपर इसका मूल नीचे है। इसका अर्थ कि प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है। और कोई आपसे पूछे भी हो कि अगर कोई बिंब अवतल दर्पण में कहाँ हो, अनंत और वक्रता C के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, यानी प्रतिबिंब प्रकृति पूछता है आपसे, तब बोल दीजिएगा कि अगर प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा, यानी कि वक्रता C और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। और उसका प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा बना है। और बहुत क्या है, देखिए यहाँ पर नापिएगा तो कितना है जी, लगभग 6.5 है, कितना है ये आपको लगभग 3.5 है, यानी कि वस्तु से छोटा बना है। यहाँ प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, उल्टा बना है, और क्या बना है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना है प्रतिबिंब, वास्तविक कहते तो उल्टा। चलिए इतना आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको सिद्ध करने। तो फ्रेंड सिद्ध करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ दिखा दे रहा है कि आपको त्रिभुज है, दिखा दे रहा है कि ये क्या है, त्रिभुज है, और ये भी जब त्रिभुज दिखा दे रहा है आपको, दोनों क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको देख पा रहे हैं इस पॉइंट से। और इसको आप देखेंगे ठीक से तो आपको दिखाई देगा कि सिंपल पॉइंट यहाँ पे है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखें बढ़िया से, है ना, मिस्टेक ना करें। ये हमारा वक्रता केंद्र C है। अब देखिए आपको इन दोनों त्रिभुज दिखा देगा कि ये दोनों कौन त्रिभुज है, तो दोनों समकोण त्रिभुज। बच्चेगा सर कैसे, ये समकोण त्रिभुज कैसे होगा, तो आप जानते हो कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक रेखा ऊर्ध्वाधर हो, यानी क्या हॉरिजॉन्टल हो, और दूसरी रेखा क्षैतिज हो, यानी वर्टिकल हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रेखा है, दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। करीब बनता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि यहाँ पे करीब एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, करीब यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और जहाँ भी 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में और एक कोण 90 डिग्री का हो गया, इसका अर्थ क्या है, वो कौन त्रिभुज है, वो हो गया समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, कौन त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। और फिर समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इस दोनों में काम कर सकते हैं। चलिए काम करते दोनों त्रिभुज, इसका नाम लिखते हैं अपना, नाम लेते हैं हम लोग, नाम क्या है, तो त्रिभुज लेते हैं प्रमाण में। आप चाहे तो आप कुछ बात को मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में, कि माना कि चलिए माना कि एल क्या है, माना कि एल एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष OCP है। एक बिंब दर्पण के प्रधान अक्ष OCP पे एक बिंब अनंत और C के बीच रखा हुआ है, ये भी लंबवत रूप से रखा हुआ है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब C और F के बीच A', बना है। देखा, इतना बात आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन कर सकते हैं, 24 साल इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आइए लेते हैं त्रिभुज ABC
और ए डैश बी डैश सी में हम लोग काम करते हैं, हमको इससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी अगर हम काम करना चाहें तो दोनों काम करेंगे। आपको समझना चाहिए कि इसकी अब देख रहे हैं यहाँ भी क्या है 90 डिग्री है, यहाँ भी डैश क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से छोटा हो या फिर बड़ा त्रिभुज हो 90 डिग्री तो हमेशा 90 डिग्री ही होता है, यानी कि दोनों क्या होगी बराबर ही होगी। तो ए बी सी और ध्यान रखिए जहाँ भी कोण बनता है, जहाँ भी जिस कोण को भी दिखना हो उसे रखते हैं हम लोग बीच में। तो कोण बना है बी पर, यहाँ पे बी डैश पे, तो ए बी सी 90 डिग्री, ए डैश बी डैश सी का डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री का हो जाएगा जी बराबर। क्या कर सकते हो कि कोण ए डैश सॉरी ए बी सी, ए बी सी में ए बी सी बी का डिग्री 90 डिग्री है, बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, यानी बी डैश का डिग्री है 90 डिग्री है, दोनों का डिग्री है 90 डिग्री। तुम्हारे पास सकते हैं फ्रेंड्स। एक बताओ जाते हैं, अगर आप ए सी बी बोले चाहे ए डैश सी बी डैश बोले, दोनों में सी आ रहा है, सी क्या आ रहा है दोनों में आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है, इसका अर्थ है सी क्या है कॉमन है, सी क्या फ्रेंड्स कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि ए सी बी ए सी बी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू क्या जाएगा फ्रेंड्स कौन ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। आप इसको कह सकते हो क्या है ये कॉमन है, क्या फ्रेंड्स तो ये कॉमन है, कॉमन का तो हिंदी में आप इसको उभयनिष्ठ है, हिंदी में उभयनिष्ठ है, क्या फ्रेंड्स उभयनिष्ठ। देखिए महत्वपूर्ण और जानता हूँ कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण में तीसरे कोण की बराबर होगा। जैसे चलिए हम क्यों लेते हैं, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, आपको कोई भी त्रिभुज है हमको नहीं पता है, मान लीजिए कि इसका ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये भी कोण है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, और इसके दो कोण के बराबर है तो इसका करना होगा। अब जानते हैं 60 से सबसे बेहतर करना होता है 60 होना चाहिए, क्यों क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण को 180 होता है, तो 60 डिग्री कितना जाएगा 60, यानी एक त्रिभुज की अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा क्या होगा बराबर ही होगा, चाहे जो डिग्री हो। यदि एक त्रिभुज की दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण में तीसरे कोण के बराबर ही होगा। इसलिए कह सकते हैं कि शेष कोण ए जो है शेष कोण ए से क्या होगा बराबर होगा, यानी कि इसका जो शेष कोण बच रहा है मेरा ये वाला ए कोण इस ए से क्या होगा फ्रेंड्स बराबर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब कह सकते हैं कि शेष कोण बी ए सी इक्वल टू बी डैश ए डैश सी क्या है शेष कोण है, शेष कोण बराबर होंगे। इतना अगर ठीक है तो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो नियम में समरूपता का, कौन नियम फ्रेंड्स समरूपता का नियम क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से एंगल समरूपता से समरूपता से कहा जाएगा समरूप होते हैं, समरूप हो जाएंगे। और ये नहीं पता है इसका वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाकर आपको टेबल वाला चैप्टर में समरूपता और सारांश वाला में डाल दिए हैं, आप उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिए। और अगर और डिटेल्स में चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम समरूपता और सारांशता पर एक और डिटेल से वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। तो किस नियम से एंगल समरूपता से, एंगल का तो कोण क्या फ्रेंड्स कोण आए तो इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है तो एक त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, किस नाम से एंगल समरूपता से। तो कह सकते हैं एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी जो है इस समरूप का फ्रेंड चिन्ह है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, कोई दिक्कत। और फ्रेंड्स अब क्या रखना है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजा होती है समानुपाती और कोण होते हैं बराबर, कोण तो बराबर है ही तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी समानुपाती, भुजा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स समानुपाती। भुजा समानुपाती का क्या होता है फ्रेंड्स, भुजा समानुपाती का होता है कि उसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार, इसका कर्ण बटा इसका कर्ण। तो हमको इसमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लेंगे सिर्फ लंब और आधार को लेते हैं, सिर्फ किसको लेंगे लंब और आधार को लेंगे। तो ये लेते हैं लंब और आधार। तो लंब क्या है मेरा लंब क्या है, इसका लंब है ए बी, लंब भी ना दोस्त
इसका नाम क्या है ए बी। लंब का तो जो एकदम ऊर्ध्वाधर से खड़ा हो तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा। अब तो आप कहेगा सर ए डैश बी डैश, ये तो है ना। इसका नाम क्या है ए बी सी का नाम क्या है ए बी, और ए डैश बी डैश सी का नाम क्या है ए डैश बी डैश। ये तो ऊर्ध्वाधर है, जो भुजा ऊर्ध्वाधर होगी वो क्या होती है लंब। तो लंब बटेगा लंब इक्वल टू इसका नाम आ जाएगा बी सी, इसका नाम है बी सी बट इसका नाम आ जाएगा बी डैश सी, बी डैश सी। और इसमें हम लोग कल के साथ नहीं है तो कल छोड़ दे रहे हैं। जितना बात ठीक है फ्रेंड्स, और इतना बात ठीक है इसको मान लीजिए समीकरण का मान लीजिए समीकरण एक मानने के बाद आपको फिर एक और तरीके काम करना है। सुनिए, एक और तरीके काम करने से पहले आपको कुछ बात करना है। देखिए जैसे अगर हम इसको मिला फ्रेंड्स, इसको अगर हम मिलाना चाहें और आप अगर आपको हम इसको मिला कर दिखाए तो आपको कुछ दिखाई देगा। ध्यान रखिए, आप अगर ध्यान देखें इस पॉइंट बना लेते हैं हम लोग डी, क्या बनाते हैं डी। और आपसे पूछे हम आपसे पूछे क्या पे कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, आप कहेगा सर यहाँ भी तो सेम उसी प्रकार से कोई त्रिभुज बन रहा है जैसे ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज, यानी एम डी एफ और ए डैश बी डैश एफ कहानी तो सेम इसी एकदम सेम इसी प्रकार से है। इसका भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्या एकदम लंब है, इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये एफ इसमें भी है एफ इसमें भी है, तो यानी कि इसका दो को भुजा सॉरी दो कोण, इसका दो कोण एफ और डी, इसके दो कोण बी डैश और एफ के बराबर है, तो तीसरा कोण में तीसरे कोण में कहा जाएगा बराबर हो जाएगा। तो फिर इसी नियम से कथी इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण बराबर है, तो फिर एंगल 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 यानी कौन 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 समता से फिर ए बी दोनों त्रिभुज कहा जाएगा समरूप हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं, हम उतना नहीं लिखते हैं, वीडियो भी लंबा जाएगा और उससे नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे इसी प्रकार। आप आगे जाने दीजिएगा इस प्रकार, इससे आपका समय बचेगा और कागज की बचत भी होगी। इसी प्रकार कौन त्रिभुज एम डी एफ समरूप में गए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ को देखा दोस्त। अगर ये बात सही है कि ये दोनों त्रिभुज का है समरूप है, तो फिर इनकी भुजा समान बात होगी, इनका लंब बटा इसका लंब, इसका आधा बटा इसका आधा, तो इसका लंब आ जाएगा एम डी, इसका लंब हो जाएगा एम डी, क्या होगा फ्रेंड्स इसका लंब एम डी, इसका लंब आ जाएगा फ्रेंड्स एम डी बटा अगर सॉरी दोस्त दिखाई दे रहा है, हम इसको यहाँ पे लेते हैं, चलिए हम इसको यहाँ लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा एम डी बटा इसका नाम क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका आधार कहा जाएगा इसका आधार डी एफ बटा इसका आधार कहा जाएगा ए डैश बी डैश एफ का, तो बी डैश एफ। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, और यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप एक और बात समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो दोस्त, आप जानते हो लेकिन क्या लेकिन ए बी किसके बराबर है, पूछो कि ए बी किसके बराबर है, ए बी जो बिंब पूछा जाए ये किसके बराबर है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाए और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, तब कहेंगे सर ए बी बराबर होगा एम डी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों को रेखा समांतर रेखा है, हम शुरू में बोले हैं कि किनारे है समानांतर, और समानांतर रेखा के बीच दूरी हमेशा क्या होती है बराबर होती है। इसलिए यहाँ जो दूरी ए बी है ये दूरी डी एम है, इसका अर्थ है कि ए बी बराबर डी एम होगा, ए बी बराबर डी एम चाहे एम डी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे अब जाना कि एम डी है तो एम डी किसके बराबर है ए बी को, तो जहाँ एम डी है वहाँ ए बी लिख सकते हैं, जहाँ ए बी है वहाँ एम डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर है किसी न किसी रूप में। तो आप कह सकते हो जहाँ एम डी है वहाँ मान लेते हैं ए बी, जहाँ एम डी है मान लेते हैं हम ए बी, जहाँ एम डी है वहाँ मान लेते हैं हम ए बी, बट जैसे वैसे आप एडजेक्टिव हटाते हैं, ए डैश बी डैश इक्वल टू डी एफ बाई डी डैश एफ। इसमें कोई तकलीफ है आपको? इसमें कोई तकलीफ है और इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसको मान लीजिए समीकरण 2 और लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर तुलना करने पर, किसी तुलना करने पर 1 और 2 की तुलना करने पर। देखिए इसका देखिए समीकरण 1 में क्या देखते हैं आपको, समीकरण 1 का जो बायां वाला पक्ष है यानी कि ए बी
बटा ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश छूट गया था, ए बटा ए डैश बी डैश। इसी समीकरण 2 के बायां वाला पक्ष बराबर है, यानी बायां वाला पक्ष फ्रेंड्स बायां वाला पक्ष के क्या है बराबर है। आपका सब तो बायां वाला पक्ष बायां वाला पक्ष के बराबर है, तो दाहिना वाला पक्ष भी दाहिने वाला पक्ष से क्या हो जाएगा बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से दोस्त अभी मैं जगह कम है इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके अपलोड कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, तो इसका बायां वाला पक्ष बायां वाला पक्ष बराबर था, तो इसका दाहिना पक्ष भी दाहिना पक्ष से क्या होगा बराबर ही होगा। इसलिए कह सकते हैं कि डी सी बटा बी डैश एफ इक्वल टू डी एफ बटा बी डैश एफ। अब चलिए यहाँ पे एक काम और आपको करना छोटा सा, वो काम क्या है आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी एफ कर सकते नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे डी एफ कर सकता नहीं है, तो ये डी एफ हटाना होगा, इस डी एफ को हटाना होगा, डी एफ हटाना होगा। डी एफ हटाने के लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। काम क्या है आपको लिखना होगा, यदि दर्पण का द्वारा छोटा एवं बिंदु डी पी के निकट, बिंदु डी किसके निकट हो जाए पी के निकट हो, कैसे, यानी कि दर्पण द्वारा आपको इस तरह छोटा करना है कि जो बिंदु डी यहाँ पर है कहाँ से दूर करके पी पे चल जाए। इसका अर्थ है कि डी चलेगा पी पे, तो डी और पी एक ही पॉइंट हो जाएगी, और जब एक ही पॉइंट हो जाएगी तो आप सकते हो कि एक पी बराबर एफ डी, क्योंकि डी और पी क्या है एक ही पॉइंट बन जाएगी। तो जिसको उठाना है आपका तो बन जाएगा एफ पी बराबर एफ डी। तो पूछ सकते हो कि एफ पी बराबर एफ डी, चाहे डी एफ कोई बात नहीं, एफ पी बराबर डी एफ कैसे, अगर डी चला गया है पी पे। आइए यहाँ डी एफ किसके बराबर है एफ पी के, तो जहाँ डी एफ है वहाँ कर सकते हैं एफ पी, तो इसको कर दीजिए या डी सी बटे बी डैश एफ, इसके बार बार को हम उतार दिए हैं, इक्वल टू में डी एफ किसके इक्वल है, डी एफ इक्वल है एफ पी के, तो जहाँ पे डी एफ है वहाँ कर सकते हैं हम लोग एफ पी, और बाकी को जैसे उसे उतार देंगे। इतना बात ठीक है। तो यहाँ पे एक काम और आपको छोटा सा करना है कि दर्पण में कोई भी दूरी हम लोग मापते हैं दर्पण के ध्रुव पी से, और आप नहीं इसको जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दर्पण में कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से नापेंगे, दर्पण में ध्रुव पी से मापते हैं, कहाँ सकते हैं दर्पण को ध्रुव पी से मापते हैं, यानी कि इस सब में पी नहीं है, बी सी बी डैश है, इसमें पी नहीं है, और दर्पण की कोई भी दूरी में अगर पी नहीं आती है तो वो दूरी सही नहीं होगी। तो आपको सभी दूरी में पी लाने के लिए ध्रुव पी लाने के लिए, यानी कि दर्पण की कोई भी दूरी मापना आता है ध्रुव पी से, तो सभी दूरी में ध्रुव पी लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा काम करेंगे। वो काम क्या है कि चीज़ यही रहेगी, दूरी यही रहेगी, बस इसको अलग तरीके से लिखेंगे, बस इसको अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया जाएगा, है ना। चीज़ यही रहेगी, चीज़ हम लोग की यही रहेगी, बस इसको अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यानी कि बेसिक को हम निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक हम लोग छोटे समझाते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे मान लीजिए सी है और यहाँ पे बी है। तो बेसिक निकालने के लिए आपको इस पूरे बीपी में से सीपी का करना होगा, हटा लेना होगा, पूरे बीपी में से इस पूरे में से इतना हटा लीजिएगा तभी ना बचेगा। यानी बेसिक निकालने के लिए हमको पूरा बीपी में से सीपी का करना हटाना होगा, पूरा बीपी में से सीपी घटा लेंगे तो बच जाएगा बीसी। बात वही है लेकिन अलग तरीके से लिखा जाता है, बटा बी डैश चाहिए हमको। यहाँ पे बी डैश देखिए, यहाँ पे क्या है बी डैश है, यहाँ पे सी है, तो बी डैश सी चाहिए हमको, बी डैश सी चाहिए। इसके लिए पूरा सीपी में से बी डैश टी का करेंगे घटा लेंगे, पूरा सीपी में से बी डैश टी का करेंगे घटा लेंगे, तो सीपी माइनस बी डैश पी इक्वल टू एफ पी है, इसको बता दीजिएगा किसमें पी है। अब आपको चाहिए बी डैश एफ, यहाँ पे एफ है, सॉरी ये बी डैश है, यहाँ पे एफ है, बी डैश है, यहाँ पे एफ है, तो वो चाहिए बी डैश एफ। तो पूरा बी पी में से बी डैश पी में से क्या घटा लेंगे एफ पी, पूरा बी डैश पी में से अगर एफ पी घटा लेंगे तो बी डैश एफ पी बच जाएगा, तो एफ पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत नहीं है तो इसको मान समीकरण 3, और दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। आइए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको करना है जो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए और याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको।
पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट है कि कुछ चीज़ों को हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। जैसे कि माना कि यहाँ पे एक दूरी है बी की, क्या है, बी की। आप इसको ध्यान से देखें तो बी क्या है, दर्पण, बी की वस्तु है, और फिर क्या ध्रुव पी है। तो वस्तु से ध्रुव पी तक की दूरी कहलाता है वस्तु दूरी या फिर बीम दूरी। कौन दूरी, बीम दूरी। तब का सकते बी पी बराबर माइनस यू हो जाएगा। यू कैसे, बीम दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। याद कर लीजिए बीम दूरी को कैसे डिनोट करते हैं, यू से। यानी कि यू क्या हो गया, बीम दूरी। कौन दूरी, बीम दूरी। बीम दूरी मतलब कैसे होगा, तो जहाँ भी बीम होगी, जहाँ भी वस्तु होगी, जहाँ भी वस्तु होगी, जहाँ भी वस्तु होगी वहाँ से ध्रुव पी तक की दूरी का लगा बीम दूरी, और बीम दूरी का संकेत होता है माइनस ये होता है। अब माइनस तक प्लस होता है, ये हम लोग दर्पण में आगे देखेंगे। देखिए दूसरा है बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी है मेरा। तो बी डैश पी क्या होता है, बी डैश पी होता है, देखिए बी डैश ना है, पी है। तो बी डैश का प्रतिबिंब है, बी डैश का है, बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। तब प्रतिबिंब का तो छाया है कि प्रतिबिंब से ध्रुव पी तक की दूरी कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी। क्या कहलाएगा जी, प्रतिबिंब दूरी। यानी ये हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। हो जाएगा मेरा प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और एक बचेगा तो मेरा सी पी क्या है, वक्रता का निश्चय है, और ध्रुवी। वक्रता का निश्चय से ध्रुवी तक दूरी आपको शुरू में बताया कि क्या वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता का निश्चय से ध्रुवी तक दूरी का कहती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम बड़ा आर से डिनोट करते हैं। और आप जानते हो कि छोटा एफ जो है r/2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम सिद्ध कर चुके हैं। देखिए यानी छोटा एफ जो है r/2 के बराबर होता है। कि छोटा क्या होता है, फोकस दूरी। यानी मुख्य फोकस से ध्रुवी तक दूरी का कहता है फोकस दूरी। एक दूरी का है फोकस दूरी, फिर क्या है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का होता है आधा होता है। अगर यहाँ से हम लोग 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो r1 जा r इक्वल टू 2f। तो पढ़ सकते हैं कि r/2f क्या होता है, बराबर होता है, r/2f के बराबर होता है। इसलिए हम पढ़ सकते हो क्या है, 2f के बराबर होता है। ठीक है, ये मेरा कथी वक्रता त्रिज्या है मेरा। अब एक जरा कथी लगे मेरा एफ पी मुख्य फोकस एफ से दूरी पी तक दूरी कराता है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से जोड़ करते हैं। ये क्या है, फोकस दूरी। और आप नहीं जानते हैं दोस्त तो दर्पण के चिन्ह पर इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। दर्पण के ध्रुव पी से दर्पण के ध्रुव पी से बाएं तरफ कोई भी लंबवत दूरी मापते हैं, तो होता है माइनस में, और दाहिने तरफ कोई भी लंबवत दूरी मापते हैं तो होता है प्लस में। और इस प्रधान अक्ष OCP के ऊपर यानी कि हॉरिजॉन्टल अगर कोई भी दूरी मापते हैं तो होता है प्लस में, और OCP के नीचे कोई दूरी मापते हैं आगे चाहे पीछे तो होता है माइनस में। यानी पी के पीछे माइनस में, पी के आगे प्लस में, लंबवत। ठीक है, कथी यानी कि वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जाएगा ऊपर तो प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में। तो बाएं तरफ देखिए जो भी दूरी नापे हम लोग पी से बाएं तरफ नापे हैं, जो भी दूरी है बीम दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या का है, दूरी पी के बाएं तरफ ही है तो सभी का हो जाएगा माइनस। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम इसको फिर इसको साफ करके हम दूसरी स्लाइड बनाने की कोशिश करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। हम इसको साफ करते हैं। देखो दोस्तों मेरा नेक्स्ट दुकान 3 यहाँ पे है, लिखेंगे हम इन मानों का लिखेंगे, इन मानों को, किन मानों को, तो जो मान निकाले हैं इन मानों को समीकरण का रखने पर समीकरण 3 में रखने पर समीकरण क्या है, यही है यानी बीपी है, बीपी को मान का माइनस का अब तेजी से आराम से इन सभी मानों को उठाकर इसमें रख दिया समीकरण तेजी में। बीपी को मान माइनस का तो तेजी में देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सीपी का मान क्या है, माइनस का आर, सीपी क्या है माइनस का आर, और माइनस आर जो है किसके बराबर है दोस्त, 2f के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे 2f, क्योंकि आर की आवश्यकता को फॉर्मूला में नहीं है बटा फिर क्या है सीपी का है -2f
माइनस आया फिर कहाँ से, यहाँ से सूत्र से, फिर बी डस पी क्या है, माइनस का बी, तो माइनस का बी इक्वल टू एफ पी क्या है मेरा, माइनस का एफ बटा बी डस पी का है, बी डस पी है माइनस का बी, और माइनस करेगा कहाँ, सूत्र से आया माइनस से, और फिर एफ पी क्या है, एफ पी माइनस है एफ, तो माइनस का एफ, क्यों हमें कोष्ट को डाल रहे हैं क्योंकि दो चिन्ह जगह रहेगा सबका, इसलिए हम यहाँ पे कोष्ट लगा दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए आप देखिए, अब यहाँ पे वही काम करेंगे जो आप मैथ में करते हैं। अब यहाँ पे हम पूरे मैथ का निगाह बनाने वाले हैं, मैथ का रूल्स। मैथ रूल क्या है, कब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोने कालीन गुना, अब कोई भी कोना पर गुना कर सकते हो। चलो तो पहले हम ये वाला कोना गुना करते हैं, यानी माइनस का यू, सुनिए हम एक बार जो डबल चिन्ह है इसको हटा दें ताकि गुना करने में सुविधा होगी। तो डबल चिन्ह हटाने के लिए बीच में दो चिन्ह, तो बीच में तो माइनस है, गुना भी है, कोष्ठक गुना होता है, तो माइनस का यू, माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस 2f बटे माइनस का 2f, माइनस गुने माइनस बराबर हो गया प्लस b, बराबर माइनस का उतार दीजिए, फिर माइनस का 2 उतार दीजिए, और माइनस गुने माइनस बराबर हो गया प्लस का। अब यहाँ पर कुछ मतलब गुना करने पर तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर तो दोस्त तिर्यक गुना करते हैं, तिर्यक गुना कैसे करते हैं, देखिए यानी माइनस का यू भी है, माइनस का यू प्लस का 2f से गुना करना है इसमें। चलिए केवल गुना कर देते हैं, माइनस का भी प्लस का f इक्वल टू माइनस का f से गुना करना है, माइनस भी f से गुना करना है, और इससे माइनस का गुना करना है 2f में प्लस भी। चलिए अब आराम से इसको तेजी में गुना कर लीजिए, कैसे गुना कीजिएगा, तो पहले माइनस यू से दोनों गुना कर लीजिए, पहले क्या कीजिएगा, पहले यहाँ पे आप माइनस यू से दोनों गुना कर लीजिए, फिर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 से दोनों गुना कर लीजिएगा, बारी बारी से गुना करेंगे हम लोग। चलो तो पहले चिन्ह गुना करते हैं, रखिएगा पहले किस गुना करते हैं हम लोग, पहले चिन्ह में गुना करते हैं। तो माइनस गुने यहाँ पे गुना है, माइनस गुने माइनस बराबर हो जाएगा प्लस यू से भी में पा जाएगा यू भी, फिर माइनस गुने प्लस बराबर हो जाएगा माइनस यू से एफ में यू एफ, फिर प्लस गुने माइनस बराबर हो जाएगा माइनस बी से एफ में हो जाएगा 2v(f), फिर प्लस गुने प्लस हो जाएगा प्लस एफ से गुना करके तो हो जाएगा एफ स्क्वायर, उधर 2 को बता दीजिए, बराबर कुछ गुना हो गया। अब दाएं वाला पक्ष कीजिए, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, माइनस में प्लस बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर बोल रहा है कि ना छूटा हुआ है, यहाँ पर कुछ छूट गया है, यहाँ पे माइनस का माइनस छूट गया था, ये बार माइनस छूट गया था, तो माइनस ऊपर माइनस बराबर हो जाएगा मेरा प्लस, तो माइनस ऊपर माइनस बराबर हो गया प्लस, और एफ से एफ में गुणा कर हो जाएगा एफ 2f स्क्वायर, अगर 2 का 2 उतर जाएगा, एफ से एफ में गुणा करेंगे तो एफ स्क्वायर, अगर आधार बराबर हो तो गुना में घात को जोड़ते हैं, याद रखिएगा मैथ का फॉर्मूला है क्या, 1/n गुना 1/n, अगर आप मैथ में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, और आधार बराबर तो गुना में घात को जोड़ देते हैं। माइनस में प्लस बराबर हो जाएगा माइनस एफ से भी मतलब एफ भी। हाँ तो अच्छी कर दोस्त जानते हो कि बराबर के बाई तरफ ये प्लस में 2f स्क्वायर है, दाएं तरफ प्लस में 2f स्क्वायर है, जब बाई तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर काटेगा तो हो जाएगा 0 0 वाला स्क्वायर क्या करेंगे काट देंगे। आगे ध्यान रखिएगा कि अगर बराबर चिन्ह की संख्या अगर दोनों ओर हो तो हो जाता है, या अगर बच गया मेरा यू भी माइनस, देखिए यू एफ, ठीक है, यहाँ भी बी एफ बी यानी एफ बी है, यहाँ भी बी एफ बी है, बी एफ भी भी कही है, यहाँ बी एफ है, यहाँ भी बी एफ है, इसका अर्थ प्लस में बी एफ सॉरी माइनस बी एफ बन जाएगा प्लस में बी एफ, तो क्या बन जाएगा माइनस का जो बी एफ है यानी माइनस में बन जाते प्लस में 2v एफ, इन्हें तो उतार दिए हैं बी एफ, इन्हें माइनस में बन जाते प्लस, या यू भी माइनस भी एफ इक्वल टू एक कथी है, यहाँ 2 को बी एफ है, यहाँ 1 बी एफ है, प्लस है सॉरी माइनस है प्लस है, तो 2 को बी एफ में 1 बी एफ होता है, 1 बी एफ और बाकी प्लस में तो जगह प्लस, और याद रखिएगा हमेशा कि एक नहीं दिखाता है, एक गुना में नहीं दिखाता है। चलिए अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आप
हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ यू वी एफ और सॉरी यहाँ पे देखिए हम सेमेस्टर वगैरह सॉरी यहाँ पे एफ जी एफ है, दान की तरफ है यू एफ है, यू एफ और वी एफ करेंगे हम लोग एलसीएम तो जाएगा मेरा यू वी एफ। तो निकालेगा। देखिए जब कोई चीज़ सब में शामिल ना हो तो जो सब में शामिल ना होता है उसको मिल लेते हैं, कम लेते हैं एलसीएम में, और कुछ संख्या सब में शामिल ना हो तो जो सब में शामिल है तो उसको कम लेते हैं। देखिए यू है बी है एफ नहीं तो लिए पी यू एफ है बी है बी ले लिए बी एफ है यू नहीं तो यू लिए जो सब में शामिल है तो उसको हम लोग एलसीएम में कम लेते हैं। ये बन गया मेरा एलसीएम। अब इस एलसीएम से सबों भाग दें, सबों का करने पर भाग करने पर भाग दें तो हम इस समय भाग देना है, इस समय बार से यू बी एफ से करना है भाग देना है। तो यू बी ना है बटा में यू बी एफ समय भाग देना है, माइनस है तो माइनस यू एफ बटा में यू बी एफ बराबर है तो बराबर बी एफ है तो बी एफ बटा में यू बी एफ। देखिए यहाँ पे यू भी क्या है, यू भी एक मतलब पड़ जाएगा यू भी से, यहाँ पे यू एफ पड़ जाएगा एक मतलब, यहाँ पे का बी एफ पड़ जाएगा एक मतलब, क्या बच गया मेरे यहाँ पे बच गया एक बटा एक बराबर एक बटा क्या बच गया भी बच गया मेरा भी सॉरी यहाँ माइनस है जी इक्वल टू एक बटेगा क्या बन जाएगा यू। यानी आप क्या कर सकते हो इसको लिख सकते हो कि एक बटा एफ बराबर अब यानी माइनस में यू एक बटा बी होने जाके प्लस में जाएगा, एक बटे का यू यानी माइनस में एक बटे यू होने जाकर बराबर माइनस में बराबर दाएं जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, यानी माइनस में चला जाएगा में जाएगा प्लस में एक बटे का बी। यानी ये फॉर्मूला घोषित करना था। आगे मेरा फॉर्मूला कहा गया यानी 1/u + 1/v बराबर 1/f। आगे मेरा फॉर्मूला तो आप यहाँ लिखा करते मेरा जगह नहीं है, या कर लीजिएगा कि 1/u + 1/v बराबर 1/f। इसी बात को हम लोग दोनों बराबर है तो इसकी मैंने बराबर दाएं वाले देते हैं पहले, आगे वाले दिए बाद में। क्या भाई देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर तब जिसको मार कर उसको पहले लिख सकते हो हैं। तो बराबर दाएं वाला पहले दिए पहले और बाएं वाला पहले दिए और बाएं वाला फर्स्ट दिए बाद में, क्यों क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। और ये बात हम घोषित करना था हो गया मेरा। हमारा दोस्त इसमें किस प्रकार का दिक्कत हो या फिर अगर आपको कंफ्यूजन बच गई हो, समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपको जो दिक्कत है उसको सॉल्व कीजिए। और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें और अच्छे से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने की उत्सुकता बने। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।